दोस्तों, ईरान और इसराइल के दरमियान फ़लस्तीन को लेकर हालिया कशीदगी के बाद एक बार फिर से दोनों आमने सामने आ चुके हैं। इसराइल ने हमास से शिकस्त के बाद इसका सारा इल्ज़ाम ईरान पर आयद करते हुए कहा था कि ईरान ने हमास को ख़तरनाक तरीन मिसाइल सिस्टम देकर इसराइल के साथ जंग करने के काबिल बनाया। हमास की ताकत का अंदाज़ा इस बयान से लगाया जा सकता था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास इसराइल के साथ जंग करने के लिए महीनों तक का मिसाइल स्टॉक मौजूद है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हाल ही में ईरान की जानिब से इसराइल पर एक ऐसा कीमियाई हमला भी किया गया था जिसके बाद माहिरीन का कहना था कि अगर इसको बरवक्त कंट्रोल ना किया जाता तो शायद लाखों लोगों की जान को खतरा था। अब मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ईरान इसराइल के ना ठंडे होने वाले जंगी जुनून को खाक में मिलाने के लिए ऐसा बंदोबस्त कर रखा है जिस पर इसराइल भी तिलमिला उठा है और इसराइली मीडिया खुद ऐसी खबरें शाया कर रहा है कि ईरान अब उनके साथ क्या करने जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त इसराइल के हाइफा नामी शहर से बहुत सी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं जिनसे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इसराइल किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में नया मोड़ आ गया है और हालात मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इसराइल खुफिया एजेंसियों ने कहा कि अब ईरान इसराइल के हसास तरीन शहर हाइफा को भी निशाना बना सकता है और अगर उसकी अहमियत के बारे में बात करें तो हाइफा इसराइल का सबसे अहम कारोबारी मरकज़ है। ईरान की तस्नीम खबरसां एजेंसी ने दिसंबर 2014 में इससे मुतालिक एक मज़मून की अशात करते हुए इस शहर की मौसी अहमियत को उजागर किया था। उसमें दावा किया गया कि हाइफा इसराइल का सबसे अहम शहर है जिसको इसराइली हुकूमत का मुआशी हब करार दिया गया। दोस्तों, हाइफा में इसराइल की 5 अहम मकामात हैं जो हिज़्बुल्लाह के ईरानी मिसाइलों की हदूद में हैं। इस शहर के 5 मकामात में हाइफा की बंदरगाह, एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, एक बिजली कंपनी, हाईटेक बिजनेस पार्क और रेलवे नेटवर्क है। इसराइली माहिर डीन अरबिल के मुताबिक हाइफा नस्ली लिहाज से इसराइल का सबसे मतनू शहर है जो मखलूत यहूदी और अरब आबादी पर मुश्तमिल है, लेकिन ईरानी हुकूमत के लिए इस शहर की सबसे अहम खसूसियत इसकी बड़ी पेट्रोकेमिकल सनती सहूलियात है। बैनुल-अक़वामी इंस्टीट्यूट बराए स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के एक अहम ओहदेदार अरबिल ने अल अरबिया को बताया कि अगर इन सहूलियात को निशाना बनाया गया तो इससे केमिकल और जहरीले मवाद की हवा में फैलाव के नतीजे में बहुत सी हलाकतें हो सकती हैं और अब ईरान ऐसा ही करने वाला है। वाज़ेह है कि इसराइल के ईरान और हमास के साथ कशीदगी ऐसे वक्त में शुरू हुई जब इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जुमे के दिन झड़पें शुरू हुई और हालात कशीदा होते चले गए। अब इसराइली खुफिया एजेंसी के चेयरमैन ने इंतबाह जारी किया है कि ईरान किसी भी वक्त इसराइल के हसास मकामात को निशाना बना सकता है। दोस्तों, इंसानी हकूक़ की एक तंजीम ने कहा कि गासिब सेहूनी फ़ौज ने गज़ा के साथ जंग नहीं की बल्कि वहाँ फ़लस्तीनी ख़ानदानों का इज्तिमाई कत्लेआम किया है। फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ के फ्री कमीशन दीवान अल मसालम की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया कि गासिब सेहूनी फ़ौज ने गज़ा में फ़लस्तीनी ख़ानदानों का इज्तिमाई कत्लेआम किया है। मरकज़ी इतलात फ़लस्तीन के मुताबिक दीवान अल मसालम की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि 11 दिन तक सेहूनी फ़ौज ने फ़लस्तीनी शहरी आबादी पर दानिस्ता और कसदन बमबारी की। ये मालूम होते हुए कि घरों में मासूम बच्चे और ख़वातीन मौजूद हैं, इसके बावजूद उन्हें बमबारी का निशाना बनाकर उन्हें हज़ारों टन वज़नी मलबे के नीचे दबाकर शहीद कर दिया। दोस्तों, नई काबीना की तश्कील पर मामूर बाएं बाजू की जमात ने ईरान के मुकाबले में सेहूनी हुकूमत की कमज़ोरी का एतराफ़ किया है। खुद साख्ता सेहूनी रियासत की काबीना की तश्कील पर मामूर बाएं बाजू की जमात के लीडर यार लापिड ने कहा कि उलझन का शिकार हुकूमत ईरान के मुकाबले में काम करने की सलाहियत से आरी होगी। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यार लापिड ने एक पार्टी इजलास से खिताब के दौरान कहा कि हमारे सामने बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं, ताहम हम इन पर काबू पा सकते हैं और तमाम जमातों की मशावरत से एक मुत्तहिद हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लापिड ने कहा कि एक मुतफरिक उलझी हुई काबीना किसी भी शोबे में मईशत की बेहतरी और ईरान के मुकाबले में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकती। यार लापिड ने बेंयामिन नेतन्याहू पर भी कड़ी तनकीद की और कहा कि नेतन्याहू की कमज़ोरी के सबब इसराइल और भी कमज़ोर हो गया है, लिहाजा हमें इसराइल को दोबारा मजबूत करने की ज़रूरत है। और किस मुल्क की धमकी काम कर गई कि गाज़िब इसराइली फ़ौज ने हथियार डाल दिए। यह जानने के लिए जब हमने खबरें ढूंढी
تو ہمیں دو ایسے ملک دیکھنے کو ملے جس میں ایک تو پاکستان ہے کہ جس نے فلسطین میں اپنی فوجیں تعینات کرنے کا فیصلہ کیا، اور دوسرا ملک روس نظر آیا کہ جس نے اسرائیل کو دو ٹوک پیغام دیا اور کہا کہ ریڈ لائن ہے، اور اگر اسرائیلی فوجیں اس ریڈ لائن کو کراس کرتی ہیں تو پھر بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اسرائیلی فوج کو دفن کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس جگہ نہیں ہوگی اور اسرائیلی وزیر اعظم کو تل ابیب میں سرعام پھانسی دی جائے گی۔ آپ کو یہ باتیں مذاق لگ رہی ہوں گی یا فکشن لگ رہی ہوں گی، لیکن ہم آپ کو اس بات کا ثبوت دیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم بناوٹی باتیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل فلسطین میں جاری کشیدگی رہی جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حیران کن بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ عالمی برادری کی خاموشی نے مسلم امہ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے، اور یقین کریں یہ امت مسلمہ کو جگانے کے لیے کافی ہے کہ ایک اور مسلم ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کے بعد بھی اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور یورپی یونین جیسے اداروں کی خاموشی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ غزہ کی پٹی پر 10 مئی سے جاری اسرائیلی فضائی حملوں میں اب تک کم از کم 234 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ بمباری کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کے باعث ہزاروں فلسطینی بے گھر اور نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ حماس کے مطابق یہ راکٹ حملے مقبوضہ بیت المقدس سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور مسجد اقصی پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں فائر کیے گئے۔ نیتن یاہو سے فون پر گفتگو میں بائیڈن نے دونوں فریقین کے مابین تشدد میں کمی اور مقبوضہ بیت المقدس میں امن کے قیام کے لیے کی جا رہی کوششوں کو سراہتے ہوئے اسرائیل پر معصوم شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے پر زور دیا۔ اس تنازع کے آغاز کے بعد سے ہی امریکہ نے اسرائیل کی بلا مشروط مکمل حمایت کی ہے، تاہم ساتھ ساتھ وہ اس بات کی بھی یقین دہانی کرواتے رہے ہیں کہ وہ سفارتی سطح پر اس تنازع کو حل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ امریکہ نے تیسری مرتبہ اقوام متحدہ کے اس بیان کو روک دیا جس میں غزہ میں بدترین حملوں پر اسرائیل کی مذمت کی گئی، اور امریکہ کے اس رویے پر اسے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، امریکی فوج کے جنرل مارک ملی نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر لڑائی کا یہ سلسلہ یہاں نہ رکا تو اس سے بڑے پیمانے پر عدم استحکام جنم لے سکتا ہے جو غزہ کی پٹی سے دیگر علاقوں تک پھیل سکتا ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ بڑے پیمانے پر عدم استحکام کا خطرہ مول لے رہے ہیں، اور اگر لڑائی کا سلسلہ جاری رہا تو منفی نتائج کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس وقت تشدد میں کمی تمام فریقین کے لیے سب سے بہتر ہے۔ امریکی صدر نے یہ بیان مجبوری میں جاری کیا تھا، لہٰذا اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا جائے۔ امریکی صدر ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کانگریس میں انہیں ڈیموکریٹس کے دباؤ کا سامنا ہے، انہیں دنیا کے غم و غصے کا سامنا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر کے لوگ فلسطینیوں کو تحفظ کی فراہمی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے مقابلے میں غزہ میں تباہی بے انتہا زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی پڑے گا۔ امید ہے کہ پس پردہ ایک فیصلہ کن عمل کا آغاز ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔